अपने सल्फर के एलोट्रोप पढ़ते हैं, अब एलोट्रोप पढ़ रहे थे, ठीक है। पेपर सही क्या होगा, सही है ना? ओके, तो चलो भाई देखते हैं अपने सल्फर के एलोट्रोप देखते हैं। अपने कार्बन के सारे पढ़ चुके हैं, जल्दी से 10-15 मिनट में सल्फर के देख लेते हैं। कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन के बारे में पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। उसके बाद अपने फॉस्फोरस के पढ़े, ठीक है ना। ओके, रेड और व्हाइट और ब्लैक के बारे में पढ़ा, मेनली रेड और व्हाइट थे, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई मुश्किल चीज है। अब अपने पढ़ते हैं सल्फर वाले एलोट्रोप। सल्फर के एलोट्रोप कैसे होते हैं? एक होता है क्राउन शेप वाला S8 होता है, एक चेयर फॉर्म में S6 होता है, और S2 होता है वो वेपर फेज में होता है। ओके, मुझे बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड किसमें है? S8 के अंदर है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड होंगे वो स्टेबल क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? S8 वाला होगा, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, क्राउन शेप वाला बोलते हैं, ठीक है। क्राउन बोले तो ताज, ताज नुमा होती है, ठीक है ना। ओके, ताज की शेप का होता है ये। फिर बात आती है चेयर फॉर्म की। आप एनर्जी हीट दोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ बॉन्ड टूटेंगे। ये कौन सी फॉर्म में होता है? चेयर फॉर्म में होता है। और सबसे आप सबसे ज्यादा एनर्जी देते हो तब क्या बनेगा, लास्ट सबसे लास्ट में जाके H2 बनेगा। खूब सारा हीट देते हो, टेम्परेचर देते हो, तब क्या बन जाती है, वेपर बनती है। वेपर फेज के अंदर कौन होता है? S2 होता है। इसीलिए तो बोला गया था कि O डबल बॉन्ड O होता है, बट S डबल बॉन्ड ऐसे नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये नहीं होता। ये तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर से ज्यादा पे होगा, मतलब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर क्या होती है, बहुत ज्यादा वेपर होगी, ठीक है। ये तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर के बाद होगा। समझ गए इस बात को? ओके, कुल मिलाकर के वेपर फेज में रहता है, वाष्प अवस्था में रहता है, और कौन से टेम्परेचर के बाद में? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में रहता है। कौन? S2। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखिए, इसकी खास बात क्या है। वाकई में दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, ठीक है। कौन सी? किसके अंदर ये डाया होता है या पैरा होता है, ठीक है ना। याद कीजिए, डाया पैरा के मैंने कैसे बताया था, सर ने क्या कॉन्सेप्ट बताया, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय का सर ने क्या बताया कि टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेना, और यदि उसमें ओड इलेक्ट्रॉन है या फिर बोस है, ओड बोस है, कैसा है, ओड बोस है, ओड बोस है तो क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो ओड बोस का मैंने क्या बताया है, अनुचुंबकीय बताया है। तो ये S2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, S2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे जो भी मन में आता है वो बता दो। 32, सल्फर अकेले में 16, S2 में कितने, 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन है। तो ओड तो नहीं है, ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर कैसे हो गए, ओड तो नहीं है, ये तो इवन वाला इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोस के अंदर जरूर शामिल है, B2O2 S2, S2 में है, तो S2 में है इसलिए क्या हो जाएगा, ओड बोस में शामिल है इसलिए क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। भाई देखो, ओड तो नहीं है, B2 भी नहीं है, O2 भी नहीं है, लेकिन S2 तो है ना, तो ओड बोस में हुआ ना। ओड बोस वाले कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय, ठीक है ना। ये बात थी पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी में लिखी हुई बात की S2 कैसा होता है, अनुचुंबकीय। लेकिन मैंने इसको पढ़ा दिया एमओटी के अंदर, वो इसलिए क्योंकि एक साथ हो गए वहां पे, और समझ गए। ओके, होती ये भी एमओटी की तरह होता है, लेकिन अपने यहाँ एमओटी के अंदर ये पढ़ने को मिलता नहीं है, क्योंकि अपने लगभग ये O2 वाले ये कंपाउंड पढ़ते हैं, होमो वाले पढ़ते हैं, और लगभग 20-1 तक पढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। ओके, 20 इलेक्ट्रॉन तक पढ़ते हैं, आगे पढ़ते नहीं है, लेकिन ये भी होती है, इनकी एमओटी होती है। जैसे O2 अनुचुंबकीय हुआ था, क्यों हुआ था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन किस में थे, पाई स्टार में थे। आपको थोड़ा बहुत यदि याद हो तो याद कीजिए, ठीक है ना। O2 के अंदर उल्टी झोंपड़ी या सीधी झोंपड़ी, कैसी झोंपड़ी है, उल्टी झोंपड़ी आती है, ठीक है ना। ये होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है ना, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ओके, और ये रहता है सिग्मा 2p जेड, ठीक है ना। ओके, पाई 2px और पाई 2py रहता है। ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py रहता है। 8 इलेक्ट्रॉन तो सीधे, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 10 11, 9 10 11 12, 8 9 10 11 12 13, क्या किया मैंने, गड़बड़ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। लास्ट ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय मुझे देखना है, ट्रिक के नाम पे तो ओड बोस है। टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है, वो ओड तो नहीं है, B2 भी नहीं है, लेकिन O2 है। O2 होने की वजह से कैसा हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। वो तो ट्रिक है, लेकिन यहां से देखना हो तो मैं कैसे देखता हूं कि इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है, पाई स्टार में, कैसे हैं, अनपेड है। अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वो कैसा होता है,
अनुचुंबकीय। कैसा होता है भाई? अनुचुंबकीय। इसलिए ये क्या होता है? अनुचुंबकीय। और सही है ना? पक्का? तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? पाई स्टार में, इसलिए क्या है? अनुचुंबकीय है। सिमिलरली S2 के अंदर होता है, बिल्कुल डिटो S2 के अंदर होता है, बस उसमें 2px की जगह क्या आ जाएगा? 3px आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। तो उसके अंदर भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस में होते हैं? पाई स्टार में होते हैं। पाई स्टार में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, पाई स्टार में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है ये। ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में लाइन लिखी है और वाकई में बहुत जबरदस्त लाइन है। लोगों को महसूस नहीं होता कि यार S2 की एमओटी तो सर ने पढ़ा ही नहीं, इसमें फिर पाई स्टार में कैसे हो गया? ठीक है ना? पाई स्टार का मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग। तो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से S2 क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है। मैंने एमओटी के थ्रू आपको, O2 के थ्रू आपको अभी भी बता दी है। ठीक है ना? समझाओगे? चलो S2 की खास बात बोलो। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहता, ये कहां पे रहता है? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। महसूस करना है तो महसूस करने वाला बच्चा कैसे करेगा? इसमें तो बहुत ज्यादा बॉन्ड है। टेम्परेचर देंगे लास्ट में आकर के, लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। लास्ट में कौन बचेगा? S2 बचेगा। इसका मतलब वेपर में कौन रहेगा? S2 रहेगा। याद रहेगा आपको? तो वेपर में कौन रहेगा? S2 रहेगा। ओके। और कौन से टेम्परेचर ज्यादा पे? 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पे रहेगा। ठीक है ना? ओके। और इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। उसकी वजह से ये क्या होता है? अनुचुंबकीय। याद रहेगा? S2 खास बात देखिए, S2 कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है? किस वजह से बोलेंगे? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में? एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में। पक्का ना? ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है ना? ओके। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? क्यों? ज्यादा बॉन्ड है। और सबसे कम कौन सा? S2। हो जाएगा? इसकी कौन सी फॉर्म बनती है? ताजनुमा। ताज ऐसे ही तो होता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। ठीक है? ओके। तो ये होता है क्राउन शेप। ठीक है ना? ओके। और ये कौन सी होती है? चेयर फॉर्म होती है, और ये वेपर फेज में रहता है। इसकी दो खास बातें याद होनी चाहिए आपको। अनुचुंबकीय होता है, और दो किस वजह से होता है? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में होते हैं? पाई स्टार में होते हैं। और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर पे ज्यादा पे रहता है। याद रहेगा? ओके। आगे बढ़ते हैं। आपके पास में सल्फर आते हैं। ठीक है? ओके। S8 के पढ़ रहे हैं अपने, किसके पढ़ रहे हैं? S8 के पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो यहां पे ध्यान से देखना इस बात को। ये S8 का पढ़, एक कैसा होता है? रोम्बिक। एक कैसा होता है? मोनोक्लिनिक। यदि आपको सॉलिड स्टेट में याद हो तो आप पढ़ते थे 14 ब्रेविस लेटर लेटिस, 14 ब्रेविस जालक। ऐसा पढ़ते थे आप सॉलिड स्टेट में 12th क्लास के अंदर। 14 ब्रेविस चालक, जालक पढ़ते थे आप, ब्रेविस जालक। ठीक है ना? ओके। उसमें आता थे ऐसे। ठीक है? एक कंताक्स, त्रिनताक्स, मोनोक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल, इस सब की चीजें आती थी वहां पे। ठीक है ना? तो वो अपने आप में एक अरेंजमेंट होता था। क्या होता था? अरेंजमेंट होता था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसी अरेंजमेंट के नाम पे नाम रखे गए हैं। ठीक है? दो टाइप के नाम है आपके लिए, यहाँ पे दो टाइप के सल्फर है। एक का नाम है रोम्बिक सल्फर, ऑक्टाइड्रल सल्फर, या इसका नाम है एल्फा सल्फर। एक का नाम है मोनोक्लिनिक सल्फर, या इसका दूसरा नाम प्रिज्मेटिक है, या इसका नाम बीटा सल्फर है। आपको कैसे याद रखना है? तीनों नाम एक साथ याद होने चाहिए। याद रख लेना, मोनू बिटिया। क्या रखना? ठीक है ना? तो मोनू, ये क्या हो गया? बीटा। और इसके पास एक छोटी सी गुड़िया है, मतलब ये। ठीक है? उसके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म से खेल रही है। तो क्या होगा? गर्म पानी पी गया बेटा। फिर कोई बात नहीं, होता है, दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। नहीं चलो कोई बात नहीं, गर्म पानी पी गया। ठीक है? अच्छा। हाँ नहीं, कई बार होता है, और वरना वो विक्स विक्स मिलते हैं नीचे, एक बार लेके आ जा। ठीक है? ज्यादा परेशानी है तो, वरना कोई बात नहीं। मोनू बिटिया। और ये क्या हो गया? प्रिज्मेटिक। ठीक है ना? ये प्रिज्म से खेल रही है तो क्या हो गया? मोनोबिटिया प्रिज्मेटिक। आपको याद रहेगा। एक रेम्बो डिसूजा आपको कोरियोग्राफर है, डांस वांस के लिए काफी फेमस कोरियोग्राफर है। ठीक है? तो वो उसका नाम याद रख लीजिए कि एल्फा रोम्बो है। क्या है? एल्फा रोम्बो है। वो डांस वांस करता है तो ऐसे ऐसे टांगे हिलाता है, ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से टांगे हिलाता है। तो मान लीजिए कि एल्फा रोम्बो ऑक्टाहेड्रल, एल्फा रोम्बो ऑक्टाहेड्रल, उसका क्या नाम हो जाएगा? मोनोबिटिया प्रिज्मेटिक। याद रहेगा आपको? चलो ये तो मैंने आपको नाम याद कराए हैं। अब देखिए क्या होता है, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है और इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये होती है और ये इनका फॉर्मूला होता है S8। तो सर ये क्या मतलब हुआ? आप दोनों का सेम बता रहे हो? तो दोनों का बिल्कुल सेम होता है स्ट्रक्चर, दोनों की, इसकी भी सेम होती है, उसकी भी सेम होती है। तो सर एलोट्रोप होता है, अपरूप होते हैं। अपरूप का तो मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर क्या हो जाए? अलग हो जाए, और सबसे छोटा एलिमेंट क्या रहे? सेम रहे। यही तो मीनिंग होता है। ठीक है ना? लेकिन आप यहाँ पे सेम बता रहे हो, फिर अपरूप कैसे हुआ? तो सुनिएगा ढंग से।
जैसे आपके पास में दो बिल्डिंग है, कोई दो मकान बने हुए हैं, उसकी सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो इंट होती है। इंट को छोटी यूनिट मान ले तो इंट दो क्या रहती है, सेम। इंट क्या होती है सबकी सेम, बट 3D के अंदर डिजाइन क्या है, अलग अलग। जैसे देखिए ये भी इंटों से बनी हुई इंटें तो दीवारों में लगी हुई है, तो इसकी इंट अलग है, और उधर वो सामने जो हॉस्टल बना हुआ है इसकी इंट क्या, इंट तो दोनों की सेम है, लेकिन डिजाइन बिल्डिंग का क्या है, अलग अलग है। 3D में क्या है, अलग अलग। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या हुआ है यहाँ पे, सेम है। कैसी है, सेम। बट 3D में जो अरेंजमेंट है वो क्या है भाई, 3D में अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। वो कैसा है, डिफरेंट है। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट बोले तो जो अपने पास में ईंट है, दो बिल्डिंग है, उनकी ईंट तो क्या है, सेम है, लेकिन जो 3D में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना, ये है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो इनकी ईंट है, इसकी ईंट भी क्या है, S8 है, इसकी ईंट भी क्या है, S8 है। ठीक है, और इसका भी क्या है, क्राउन शेप है स्ट्रक्चर, और इसका भी कैसा है, क्राउन शेप है। लेकिन इनका जो डिजाइन किया गया है 3D के अंदर है, ठीक है ना, 3D में जो डिजाइन किया गया है वो क्या है, अलग अलग। जैसे अपने लिए एक इंसान के तौर पे देखें, सबकी कोशिका क्या है, सेम है, ठीक है ना, लेकिन जो डिजाइन है, नाक कान नक्शा वगैरह सबके पास है, लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिजाइन है। वो क्या हो गया, एक 3D स्ट्रक्चर हो गया। सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। एंड सबकी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन 3D में जो डिजाइन है वो क्या है, अलग अलग। ये किस हिसाब से है, इनका जो 3D में डिजाइन है वो कैसा है, ऑर्थोरोम्बिक इसके नाम से याद रह जाएगा, और इसका कैसा डिजाइन है, मोनोक्लिनिक। कैसा है, एक कंताक्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो उस हिसाब से है, याद रहेगा आपको। ओके, जैसे रोम्बिक सल्फर, एक कंताक्स सल्फर, इस हिसाब से आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ओके, तो वो ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रोम्बिक सल्फर हो गया, और ये कैसा हो गया, मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया। इसकी जो इंट है वो क्या बेटा, सेम है। इसकी भी S8 है, उसकी भी क्या है, S8। इसकी भी क्राउन शेप है, उसकी भी कैसी है, क्राउन शेप है, ताजनुमा है। और इसकी जो 3D में जो अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग अलग। इतनी बात याद रहेगी। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है सुन लीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ाए हैं सल्फर के एलोट्रोप पढ़ाने जा रहा था, सबसे पहले S8 बताया, फिर मैंने S6 बताया। S8 होता है वो क्राउन शेप का होता है, S6 होता है वो चेयर फॉर्म होता है, S2 होता है वो वेपर फेज में रहता है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, S8 है, क्योंकि उसमें ज्यादा बॉन्ड है। सबसे कम स्टेबल कौन सा, S2 है, उसमें कोई ज्यादा बॉन्ड नहीं है, ठीक है। और वो वेपर में रहता है, क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ोगे, टेम्परेचर दोगे तभी तो बॉन्ड टूटेंगे। सबसे लास्ट में कौन बचेगा, S2 बचेगा। ओके, इसीलिए तो कहते हैं O डबल बॉन्ड होता है, बट S डबल बॉन्ड ऐसे नहीं होता है, ठीक है, लेकिन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में जरूर होता है, ठीक है। उसकी खास बात क्या है, O2 की तरह याद रख लेना। O2 के अंदर सर ने बताया था, ये रहा MOT के अंदर बताया था, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, पाई स्टार में, इसलिए O2 क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है। वैसे S2 के अंदर भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, पाई स्टार में होता है, इसलिए S2 भी क्या होती है, अनुचुंबकीय होती है। ये बात याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन है, छोटी छोटी दो लाइन लिख रखी है उनके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। ओके, ये बात समझ आ गई, ये हो गया, स्टेबिलिटी मैंने बता दी। फिर उसके बाद देखने गए थे अपने S8 के एलोट्रोप पढ़ने गए हैं। S8 के जो एलोट्रोप पढ़ने गए हैं उसमें एक पढ़ा है मोनोक्लिनिक। कैसा, एक तो कौन सा, ऑर्थो वाला, एल्फा ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है ना। ओके, और कैसा डांस कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल डांस कर रहा है। तो एल्फा रोम्बिक ऑक्टाहेड्रल, रेमबो डिसूजा है, एल्फा रोम्बिक ऑक्टाहेड्रल डांस कर रहा है। ये मोनोबिटिया प्रिज्मेटिक, एक मोनोबिटिया वो किससे खेल रही है, प्रिज्म से खेल रही है, तो क्या हो जाएगा, मोनोक्लिनिक। और बेटा और कैसा होगा, प्रिज्मेटिक हो गया। सही है, ये हो गया। इनकी जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला पूछ रहा है वो दोनों का सेम है, ठीक है ना। ओके, इनकी इंट दोनों की क्या है, सेम। सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, सेम है, बट जो 3D में अरेंजमेंट है वो क्या है, अलग अलग। इसका कैसा है, इसके नाम जैसा, इसका भी इसके नाम जैसा। इसका कैसा है, रोम्बिक, इसका कैसा है, मोनोक्लिनिक। याद हुआ, ठीक है। अब इनकी सोलिबिलिटी वगैरह पूछ रहा है अपने से। चलो, मुझे कोई सोलिबिलिटी बता सकता है कि पानी के अंदर कौन सोल्यूबल होगा, कौन सोल्यूबल नहीं होगा, वगैरह वगैरह। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। देखो कि सल्फर आ गई है, ठीक है ना, S8 है, ये भी S8 है। पानी में सोल्यूबल होंगे या नहीं होंगे, पानी में होता है तो फिर कौन होता है, आयनिक वाले पानी में सोल्यूबल होते हैं, मतलब आयनिक वाले पोलर में सोल्यूबल होते हैं। आयनिक वाले पोलर में H2 कैसा होता है, पोलर होता है, तो पोलर में सोल्यूबल होते हैं। कोलेंट बॉन्ड वाले या ऑर्गेनिक वाले किस में सोल्यूबल होते हैं, नॉन पोलर में। किस में सोल्यूबल होते हैं, इतनी सी बात आपके हमेशा दिमाग में सेट होनी चाहिए। इतनी सी बात याद होगी तो देखो, आपने व्हाइट और रेड भी कर ली, ये भी कर लोगे, और भी कोई चीज आएगी वो भी कर लोगे। मतलब आप एक चीज याद रख लीजिए, फिर उसकी वजह से सभी होती है, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है ना।
इसलिए एक चीज पे जमे रहिए, वरना अलग अलग कैसे याद रखोगे, बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप वापस करते हैं, आयनिक वाले किस में सोल्यूबल होते हैं? पोलर जैसे H2 में। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले या ऑर्गेनिक वाले किस में सोल्यूबल होते हैं? नॉन पोलर में। मैं तो कहता हूँ ऐसी जब मुझे बातें मिलती थी मेरे टाइम में, ठीक है ना, तो भाई मैं तो अलग से कॉपी लिख देता था, मैं देखता था कि यार क्या कॉन्सेप्ट बना है, इससे तो 20 क्वेश्चन हो रहे हैं, इतनी अच्छी बात है। और इससे 20 ही नहीं, इससे तो बहुत सारे कितने 20 होते हैं मालूम नहीं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये हो गया। और सारी केमिस्ट्री में यूज होता है, तो ये तो हमेशा आपके सेट होना चाहिए दिमाग के अंदर, कुछ तगड़ी चीजें तो हमेशा बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन, ये जो कोलेंट वाले हैं, ऑर्गेनिक वाले किस में सोल्यूबल होते हैं? नॉन पोलर में। लेकिन पानी में घुलने का इनको भी एक मौका दिया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए S8 है क्या आयनिक है S8? अरे S8 आयनिक है क्या? कैसा है? कोलेंट वाला कैटेगरी का है, तो किस में सोल्यूबल होगा? नॉन पोलर में। बताइए पानी में सोल्यूबल होगा क्या? नहीं होगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पी व्हाइट और रेड फॉस्फोरस भी तो नहीं हुए थे। ठीक है ना, ओके। फिर बात आती है किसकी? CH2 में सोल्यूबल होगा क्या? तो पहचानिए CH2 कैसा विलायक है? नॉन पोलर। C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, म्यू बराबर 0। एक क्वेश्चन वो भी आने लग गया इसकी वजह से। ठीक है ना, तो कैसा है ये? नॉन पोलर है। कैसा हो गया? ठीक है, ओके, तो नॉन पोलर हो गया। अब अपने आगे बढ़ते हैं। नॉन पोलर हो गया, तो नॉन पोलर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड वाले सोल्यूबल होते हैं क्या? कोवेलेंट बॉन्ड वाले किस में सोल्यूबल होते हैं? नॉन पोलर में। तो किस में सोल्यूबल होना चाहिए? नॉन पोलर में। फिर होता है। ठीक है ना, ये रहा भाई। देखो, ये पहले पूछा है कि पानी में कैसी सोल्युबिलिटी है, तो इनसोल्युबल, इनसोल्युबल। क्यों इनसोल्युबल? क्योंकि कैसा है? नॉन पोलर वाले इसमें सोल्युबल नहीं होते, नॉन पोलर, क्योंकि ये कैसा है? ओके, ये नॉन पोलर में सोल्युबल होते हैं, और ये खुद क्या है? या तो ऐसा मान लीजिए कि S8 क्या है? नॉन पोलर है, तो उसमें सोल्युबल नहीं होगा, उस हिसाब से कर सकते हो। या ऐसा कर लीजिए कि ये H2 कैसा है? H2 कैसा है? पोलर। और H2 कैसा है? पोलर। तो पोलर के अंदर कुछ सोल्युबल नहीं होते। कैसे भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना है आपको। ओके, हाँ, सही लिखा, ठीक है। H2 कैसा है? पोलर है। H2 कैसा है? पोलर है। जबकि S8 कैसा है? नॉन पोलर। S8 कैसा है? नॉन पोलर। तो S8 नॉन पोलर है, वो पोलर में सोल्युबल नहीं होगा। CH2 कैसी है? नॉन पोलर। S8 कैसा है? नॉन पोलर। S8 कैसा है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में सोल्युबल होगा। बोले कोवेलेंट बॉन्ड वाला होता है, वो किस में सोल्युबल होता है? CH2 में सोल्युबल होता है, तो सोल्युबल, सोल्युबल। अब कोई रटने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, ओके। फिर आती है डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। ढंग से समझना इस बात को। डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है, ओके। इनकी यूनिट अलग अलग होती है, बाकी एक ही बात होती है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसकी ज्यादा होती है और इसकी कम होती है, क्योंकि 3D में अरेंजमेंट अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे देखिए आपके पास दो बच्चे हैं, ठीक है, ओके। सबको सेम कपड़े दिए जाते हैं, ठीक है, एक, ठीक है ना, एक मम्मी है, उनके दो बच्चे हैं, ठीक है ना, ओके। अब एक अलग शहर में जा रहा है, एक अलग शहर में जा रहा है, ठीक है ना, ओके। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है कि चलो अब अपने अपने घर जाते हैं, तो बैग पैक कर रहे हैं, ओके। दोनों के पास कपड़े हैं, सबसे छोटी यूनिट कपड़ा है, वो सेम है। अब वो बैग पैक कर रहे हैं, तो बैग पैक कर रहे हैं, तो ध्यान से ढंग से सुनिएगा कि वो बैग पैक कर रहे हैं, तो एक का अलग तरीका और एक का अलग तरीका है बैग पैक करने का, ओके। तो यहाँ पे क्या होगी, ये ज्यादा अच्छी पैकिंग होती है। एस जो अल्फा रोम्बो वाली है, उसकी पैकिंग क्या होती है? ज्यादा अच्छी। मतलब वो पैकिंग अच्छी कैसे करता है? दोनों के पास में क्राउन है, लेकिन ये जो पैकिंग कर रहा है वो कैसे कर रहा है? एकदम ठूस ठूस के कर रहा है, क्योंकि दोनों की बिल्डिंग है। मैंने क्या बताया था, बिल्डिंग दोनों की अलग अलग है, लेकिन यूनिट दोनों की क्या है? सेम है, ठीक है ना। इसके पास भी क्राउन है, इसके पास भी क्राउन है। इसकी पैकिंग ज्यादा अच्छी कर रहा है। ज्यादा अच्छी पैकिंग करने का मतलब क्या हो गया? ठूस ठूस के, ठीक है ना। कैसे भरे हुए हैं ये? ठूस ठूस के भरे हुए हैं। जैसे समझ गए इस बात, कैसे भरे हुए हैं? ठूस ठूस के, ओके। तो डेंसिटी ज्यादा किसकी ज्यादा होगी? जो ठूस ठूस के भरेगा, तो इसकी क्या होगी? ज्यादा। किसकी? अल्फा की। या ऐसा समझ लीजिए कि रेमबो डिसीजर वाला है, ठीक है, ओके। भाई वो तो लात डांस वांस करता है, तो लात वगैरह चलाता ज्यादा है, तो ज्यादा लात चलाने की आदत है, तो वो क्या भर रहा है? ठूस ठूस के भर रहा है। कैसे भर रहा है? ठूस ठूस के भर रहा है। सही है ना, ओके। उसने बैग ऐसे ठूस ठूस के भर दिया, और फिर ऐसे चेन करके ऐसे करके पैक कर दिया। जो अपने से एकदम ठूस ठूस के भरते हैं, तो कपड़े ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर वैसे ऐसे जोर मार कर फिर एक कहता है कि भाई दूसरे को बुलाते हैं कि तू इधर आ,
चेन को आगे से ऐसे पकड़ता जा, मैं ऐसे चेन खींचता चला जाता हूँ, हाँ चेन टूट जाती फिर, ठीक है ना। ओके ये हो गया। ओके ये बात काम में आएगी बेटा, ध्यान रखना, ऐसे नहीं बता रहा मैं। ये हो गया। तो इसकी अच्छी पैकिंग है, ठोस ठोस से भरे हुए हैं, इसलिए इसका डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। घनत्व किसका ज्यादा होगा, जो पास पास होंगे, ठीक है। और इन इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके जो मोनोक्लिनिक वाले की कम हो जाएगी। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, गलनांक, तेरा तेरे साथ कैसा बॉन्ड, यही तो होता है। अक्सर अक्सर उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तेरे तेरे साथ बॉन्ड देखते हैं तो एसिड का एसिड के साथ बॉन्ड देखो, वांडर वाले नॉन पोलर एसिड, तो कैसा है, एसिड का एसिड के साथ कैसा बॉन्ड, नॉन पोलर। ये भी तो एसिड है, इसका भी एसिड का एसिड के साथ कैसा, नॉन पोलर है। और सही है ना। ओके तो फिर देखेंगे डेंसिटी। जो अक्सर जो ज्यादा पास में रहता है, क्या रहता है, पास में, डेंसिटी जिससे ज्यादा वो क्या रहेगा, पास में ज्यादा रहेगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन भाई साहब बहुत अचंभे वाली बात है, ये हर जगह ऐसी बातें नहीं होती, इसका तो कम है और इसका क्या है, ज्यादा है। अब ढंग से सुनना, अब ये बात काम में आएगी। इसकी जो पैकिंग की गई थी, इस हिसाब से पैकिंग की गई है कि कैसा ये ठूस ठूस के भरा हुआ है। जैसे घर पे आप अपने रूम पे जाकर जैसी चेन खोलोगे तो किससे कपड़ा जल्दी से बाहर आएगा, जो ठूस ठूस के भरा गया, अरे सही है ना। ओके तो इससे जल्दी से बाहर आएगा, मतलब आपने इसको टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देते इसको मौका मिल गया बाहर आने का, तो जल्दी से बाहर कौन आएगा, जो इस हिसाब से ठूस ठूस के बना गया वो क्या आएगा, जल्दी से बाहर आएगा। तो इसलिए जल्दी से बाहर आने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम, इसका क्या होता है, ज्यादा। इस बात की वजह से बेटा क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, वरना रटना पड़ेगा। जैसे आप 12th 11th 12th क्लास में रटते थे, इधर वाले इधर होगे, इधर वाले इधर होगे, अच्छा पहला रूल ये है, बाद वाला रूल ये है, समझ गए। साथ को पहले करते थे ना, इसका कम इसका ज्यादा, फिर एग्जाम में इसका ज्यादा करके आ जाते थे, इसका कम करके आ जाते थे, समझ गए। तो वो एक तरीका, एक आपको दिमाग खराब करेगा, ठीक है ना। ओके ध्यान से देखने इस बात को। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना होगा बेटा, 112 होगा, और इसका क्या होगा, 120 होगा। इसका कम होने का क्या मतलब, कम होने का क्या मतलब निका, इसको ठूस ठूस के भरा गया था, जिसे टेम्परेचर दिया तो मौका मिल गया दूर दूर होने का, तो ये आसानी से दूर दूर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके और ये क्या होगा, थोड़ा मुश्किल से, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। पक्का, ठीक है। तो आपने सोलिबिलिटी पढ़ी, सोलिबिलिटी में मुझे एक बात आई, सोलिबिलिटी के अंदर बात आई मुझे कि दोनों ही पानी में क्या होंगे, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, कोलेंट वाले हैं। तो पोलर में सोल्यूबल नहीं होंगे, क्योंकि आयनिक वाले होते हैं वाटर में अंदर सोल्यूबल। दो नॉन कोलेंट बॉन्ड वाले फिर होते किस में हैं, नॉन पोलर में, इसलिए दोनों CH2 में सोल्यूबल हो जाएंगे। तो CH2 में दोनों सोल्यूबल हो गए। फिर इसके बाद पढ़िए अपने डेंसिटी, डेंसिटी पढ़िए। तो अल्फा वाला है वो रोम्बो है, वो लात मार मार के उसको क्या कर देता है, ठूस ठूस के भर देता है, जबकि उसकी क्या होती है, कम होती है। अब इस क्या होगा, जैसे टेम्परेचर देंगे तो उसको दूर आने का मौका मिल गया, तो वो आसानी से दूर आएगा, इसलिए उसका 112 है और उसका कितना 120 है। अब आता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होना, एक टाइप का स्टेट चेंज कर देना, ठीक है, एक टाइप की। तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, ये अल्फा से बीटा में बदल जाता है, अल्फा से बीटा में बदल जाता है। ढंग से सुनना, यहाँ पे हर बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एकदम गहराई से सोचोगे तब जाके समझ में आएगा, अदरवाइज घूमते रहना, कहीं समझ में नहीं आने वाला, रटोगे तो रटा नहीं जाएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। समझोगे तो बहुत आसान है। अल्फा से बीटा में बदलता है 95.6 डिग्री पे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्लो हीट, ठीक है ना। ओके जैसे अपने कुकिंग करते हैं तो उस टाइम ऐसे बोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों में बोलते हैं कि इसको धीमी आंच पे पकाइए, ऐसा बोलते हैं, धीमी धीमी आंच पे, धीमी धीमी आंच पर पकाइए। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि धीमी धीमी क्या देनी है, इसको आंच देनी है, तो अल्फा से किसी में बदल जाएगा, बीटा पे, सही है। लेकिन 95 देना है, वो कैसा देना है, स्लो हीट करना है, एकदम धीमी धीमी आंच पे, एकदम स्लो स्लो, सही है ना। ओके जैसे क्या होता है कि तवा अपने चढ़ाया होता है तो धीमी आंच होती है ना, ऐसे उसमें रोटियां सेकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, सेकी हुई रोटियां, ठीक है। ओके नहीं सेकी तो सीख लीजिए, सेकनी पड़ेगी, ठीक है ना, सही बात है ना। आजकल का जमाना बहुत खराब आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि रोटियां मिलेगी, शाम को ही बोल देगी रोटियां नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ओके हाँ सही बात है, हाँ इसलिए भूखे थोड़ी रह लेंगे, ठीक है। कहाँ से हो, है कोटा से हैं। यदि साउथ से होता तो भी बोल देता, और ऊपर से होता तो भी मैं बोल देता, ऊपर की साइड से इंडिया के मैप में,
ठीक है ना, नेपाल साइड से, तो चावल अच्छा लगता है, चावल पचता है। दाल बाटी में और ज्यादा जोर आता है, जो रोटी नहीं बना सकता दाल बाटी तो भूल जा। ठीक है। ओके, ध्यान से देखना इस बात को, इससे अच्छा इतने बहाने मारा है, इससे अच्छा कि रोटियां बनाना सीख ले। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखने इस बात को, इतने में तो सीख भी जाता। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि कितना फर्क होता है, मोलिकुलर स्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस बात की कि उसको कैसे कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, टेम्परेचर का तो बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, जैसे रोटी सेकते हैं तब टेम्परेचर कम रखते हैं, तवे पे रखते हैं, जैसे तवे से हटाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं एकदम से ज्यादा, फिर उसके ऊपर सेकते हैं। हाँ, मेरे को अनुभव है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखने इस बात को, रोटी बेलनी नहीं आती, वो टेढ़ी मेढ़ी बेल होती है बस। ठीक है ना, ये सबसे मुश्किल काम है। हाँ, गोल गोल नहीं होती, ठीक है ना। चलो भाई, ध्यान से देखना इस बात को, ये हो गया हम। तो टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है, जैसे दूध से दही बनाते हैं, दूध से दही बनाते हैं, जल्दी सुनिएगा। तो भी देखो कि उसको एक बिल्कुल सही टेम्परेचर पे देते हैं तो ही दही जमता है, बहुत गर्म पे दे देते हैं दूध फट जाता है। ओके, बहुत ठंडे पे जमा देते हैं दही के अंदर, वो जामन डालते हैं, यदि बहुत कम टेम्परेचर डाल देते हैं, एकदम ठंडे में डालते हैं, दही जमता नहीं है। ठीक है ना, एकदम पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। सर्दियों में अलग टाइप से ट्रीटमेंट होता है, गर्मियों में अलग टाइप से ट्रीटमेंट होता है, ये होता है ऐसा। तो देखिए कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, हद से ज्यादा फर्क पड़ता है चीजों के ऊपर। ठीक है ना, ओके, तो इसलिए यहाँ पे देखिए किस टाइप का चीज किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको अल्फा सी बीटा बदलना है तो स्लो हीट करना पड़ेगा, मतलब धीमी धीमी आंच पे पकाओगे तो क्या होगा, अल्फा सी बीटा बदल जाएगा। वो धीमी धीमी आंच है वो कितनी रखोगे, 95.6 पे, और इसमें भी एकदम धीरे धीरे। अब ध्यान से देखिएगा, साहब आप ये बात बोल रहे हो कि 112 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, अल्फा का। इस बात का मीनिंग क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि वो सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड। मतलब ये अल्फा सल्फर है और ये अल्फा लिक्विड में बदल जाएगा, कब, जब 112 आएगा। ओके, लेकिन आप दूसरी बात ये बोल रहे हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर में आप ये बोल रहे हो कि 95 पे तो ये बदल ही जाता है अल्फा से बीटा में। ओके, अल्फा से बीटा में बदल ही गया तो फिर 112 में ये सॉलिड कैसे रहा फिर, ये तो 95 पे खत्म हो चुका है। 95 पे अब 95 पे ये 95.6 पे ये तो अल्फा से बीटा में बदल चुका है, तो अब कुल मिलाकर 96 पे तो अल्फा अल्फा होगा ही नहीं, वो तो क्या होगा, बीटा होगा। वो तो मर चुका होगा 96 के आसपास, तो 95.6 के बाद तो अल्फा मर चुका होगा। तो फिर ये 112 पे अल्फा कहां से ले आए यहाँ पर, तो ढंग से सुनिएगा, वो कहां पे है, स्लो हीट है, और ये कौन सी है, फास्ट हीट करोगे तब वो 112 पे अल्फा रहेगा भी। ठीक है, और वो किस में बदलेगा, लिक्विड में बदलेगा। सॉलिड से लिक्विड में बदलने को क्या बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 112 लिखा है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है ना, ये बात समझे। स्लो हीट करते हो तो वो किस में बदल जाता है, बीटा में। यदि फास्ट हीट करते हो तो क्या आ जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। ये बात समझे, ठीक है। और ये इसका कितना होता है, 120। याद रहेंगे तीनों टेम्परेचर, तीनों पॉइंट समझिए। डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी ज्यादा होती है, किसकी ज्यादा होती है, अल्फा की। कैसे याद रखोगे, ठूस ठूस के भरा गया है। ठीक है, ओके, और इसकी क्या होगी, कम होगी। इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बारी आती है, इसका 112 होता है, इसका कितना होता है, 120। क्योंकि मेल्ट ठूस ठूस के भरा गया था, जिस टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आसानी से दूर होगा, इसलिए इसका कम हो गया, और इसका क्या हो गया, ज्यादा। इसका 112, इसका बेटा 120। ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है, 95.6 है, मतलब अल्फा से बीटा में चेंज हो जाता है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखिए, 95.6 दिया और आपने स्लो हीट किया, इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि वो किस में बदल रहा है, अल्फा सल्फर से बीटा सल्फर में बदल रहा है। अब 120 दिया, 120 क्या चीज है, मेल्टिंग पॉइंट है किसका, बीटा का। इसका मतलब बीटा सॉलिड से किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। तो ये नाम अपने आप याद हो गया, ये नाम अपने आप याद हो गया, क्योंकि ये तो अपने को याद करना ही है, तो ये नाम अपने आप याद होगा। और ये भी अपने आप याद हो गया, क्योंकि 95 क्या होता है, अल्फा से बीटा में बदलने का ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, तो इससे बदल गया। ओके, अब बीटा 120 क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, तो इससे सॉलिड से किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड होता है दूध जैसा, इसलिए इसको मिल्क सल्फर भी बोलते हैं। ओके, एस8 मिल्क भी बोल देते हैं, और इसको ये हाई सल्फर भी बोलते हैं।
ये भी अपने आप याद लिक्विड की वजह से ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब एक और अच्छा पॉइंट आ गया। जैसे मैं बोलता हूँ कि आपके पास में क्राउन है खूब सारे, ठीक है, आपके पास 100 के करीबन क्राउन है, उनको एक ट्रॉली में सेट करना है। जैसे गांव में ट्रॉली होती है, उनमें आपको एक ऐसे सेट कर देना है, ठीक है ना। आप एक एक ऐसे जमाओगे, 100-200 है आपके पास, तो आप एक एक ऐसे सेट कर दोगे उसके अंदर, ठीक है ना। एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे आ जाएगा। और जगह कम घेरेंगे या ज्यादा जगह घेरेंगे? क्राउन है आपके पास, ताज होता है जैसे, एक ताज इधर रखा, एक ताज इधर रखा, एक ताज इधर रखा, एक ताज जैसे यहीं पे सेट कर रहे हैं मुझे, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इतनी सी जगह है, ये इतना बड़ा एक कार्टून है, इसमें सेट करना है, इसे इसे आपने जगह रखी। एक कंडीशन तो आपके पास में ही है। अब मैंने क्या किया, ठीक है, क्राउन को एक को काटा मैंने। क्राउन किससे बनता है? तार से तो बनता है, ठीक है। सीधा काट करके मैंने उसके सीधा एक तार बना दिया। क्या बना दिया? सीधा तार बना दिया, एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा तार। सभी क्राउन के से तार बना दिए। अब बताइए, तार ज्यादा जगह घेरेंगे या फिर क्राउन ज्यादा जगह घेर रहे हैं? क्राउन, क्योंकि तार तो क्या है, एकदम सीधे सीधे हो गए। तो इसलिए क्या हो जाएगी कि क्राउन तो सीधे सीधे आ जाएंगे, क्राउन तो ऐसे खूब सारी जगह घेरेंगे, बट तार तो सीधे सीधे आ जाएंगे, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। और तार क्या होंगे? एक दूसरे के पास पास होंगे। जो उनकी श्रृंखला होगी वो क्या होगी? एक दूसरे के पास पास होगी, ऐसे होगी, ठीक है। तो बहुत ही कम जगह, वो तो इतनी सी जगह घेरेगी, क्योंकि क्राउन तो इतनी सारी पता नहीं कितनी जगह घेरेगी, सही है? और सीधे तार होंगे वो तो बहुत कम जगह घेरेंगे, सही है, ये हो गया। तो वैसे यहाँ पे बात आ रही है, आप टेम्परेचर देते हो, सोचिएगा, आप टेम्परेचर देते हो तो चीजें क्या होती है? दूर दूर जाती है। तो दूर दूर जाती है तो उसकी वजह से श्यानता क्या हो जाती है? कम। श्यानता का मतलब क्या होता है? पास पास आना। श्यानता का मतलब होता है पास पास आना। वेस्कोसिटी होती है, उसका मतलब होता है पास पास आना, तो श्यानता बढ़ती है। ओके, लेकिन यहाँ पे 130 से 200 डिग्री टेम्परेचर देते हो तो यहाँ पे जो श्यानता है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। कितनी अजब गजब बात हो रही है, टेम्परेचर देने से श्यानता बढ़ रही है जबकि टेम्परेचर देने से श्यानता क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। सही बात है ना? मैंने बोला तो यहाँ पे बहुत अजीब सी बातें हो रही है, ये समझोगे तो ठीक रहेगा, वरना दिमाग एक्स्ट्रा लगा लो, खराब हो जाए काम। समझ लीजिए चीजों कैसे हो रहा है। जैसे आपने टेम्परेचर दिया तो क्राउन शेप थी, क्रश से थी, क्राउन शेप थी। टेम्परेचर दोगे तो क्राउन शेप क्या होगी? टूटेगी। और टूटेगी, पहले एक बोन टूटा तो मतलब सीधे किस में कन्वर्ट हो चुका है? सीधे तार में। भाई सीधी सी बात है कि ऐसे क्राउन शेप डब्ल्यू शेप का था ऐसा, ठीक है। तो आप टेम्परेचर दोगे तो क्या हो जाएगा? बोन टूटेगा। बोन टूटेगा तो सबसे पहले क्या बन जाएगा? एक तार जैसा बन जाएगा। ओके, और एक तार दूसरे तार पे क्या होगा? बहुत अच्छे से बॉन्डेड होगा, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो क्या आ जाएंगे? पास पास। पास पास आएंगे तो श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन आप तो टेम्परेचर देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। ओके, 120 130 से 200 डिग्री टेम्परेचर तक श्यानता बढ़ेगी, लेकिन आप टेम्परेचर देते चले जा रहे हो। अब तार के बीच के बॉन्ड भी क्या होने लगे? टूटने लगे। अब वो तार वाले भी क्या जाने लगे? दूर दूर जाने लगे। दूर दूर जाने से श्यानता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, इसलिए श्यानता क्या हो जाएगी? समझे बेटा? वापिस देखिए, 95 पे स्लो हिट किया तो किसमें बदल गया? बीटा में बदल गया। ओके, 120 है, 120 इसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें लिक्विड सल्फर में बदल गया, या हाई सल्फर या एसिड मिलकर बदल गया। लेकिन 130 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड की पे क्या होगा? तार की फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे श्रृंखला की फॉर्म में आ जाएगा। एक तार दूसरे तार पे बहुत अच्छे बॉन्ड बनाएगा, इसलिए श्यानता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो अक्सर ऐसा होता नहीं है बेटा, क्योंकि टेम्परेचर देने से चीजें क्या होती है? दूर जाती है। जबकि यहाँ पे क्या हो गया कि वो बॉन्ड टूटने की वजह से वो श्रृंखला एक दूसरे पे क्या आ जाएगी? पास में आ जाएगी, इसलिए श्यानता क्या होगी? बढ़ गई। और ज्यादा टेम्परेचर हो गए तो अब क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब तार भी आपस में टूट जाएंगे। समझे ना? ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा, वरना बहुत डिफिकल्ट काम है ये, ठीक है ना? ये हो गया। लिक्विड सल्फर की बात करें, इसकी बात को बोल रहा है कि लिक्विड सल्फर होता है, तो लिक्विड सल्फर है उसमें अभी भी क्या है बेटा? जिगजैग है। भाई कैसा था? ऐसा था। एसेट कैसा था? ऐसा था। क्राउन शेप का था, जिगजैग था। और जिगजैग से वो किस में बदल रहा है? चेन में बदल रहा है। और चेन में स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण क्या होता है? जिगजैग से चेन के अंदर आकर्षण क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब ये डब्ल्यू है, इसको क्या कर दो? खींच के ऐसा सीधा कर दो, तो सीधे सीधे जो तार होंगे वो अच्छे से जुड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से जुड़ेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो क्या रहेंगे? पास पास रहेंगे। पास पास रहेंगे तो इनका घूमना फिरना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मोबिलिटी क्या होगी? गतिशीलता क्या होगी? कम होगी। तो पास पास रहेंगे, पास पास रहेंगे, इसलिए क्या हो जाएगी? श्यानता क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। श्यानता होती क्या है? पास पास में रहना। गाढ़ापन कितना है? यही तो श्यानता होती है। तो इसलिए वेस्कोसिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वेस्कोसिटी कहां पे होती है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 130 से 200 के बीच सबसे ज्यादा होती है।
उसके बाद बियॉन्ड दैट नंबर ऑफ सल्फर पर चेन क्या होने लग जाती हैं, प्रत्येक चेन टूटने लगी तो प्रत्येक चेन में सल्फर क्या होने लगे, कम होने लगे, नंबर ऑफ सल्फर पर चेन क्या होने लगे, कम। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी, दूर दूर भागने लगे तो मोबिलिटी ज्यादा होगी तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या समझ गए, सारे पॉइंट सुनिएगा। शुरू में मैंने क्या बताया था, S8 कैसा क्राउन, S6 चेयर, S2 वेपर। खास बात, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें, पाई स्टार में, जिसकी वजह से वो क्या है, अनुचुंबकीय है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, S8, फिर S6, फिर S2 हो जाएगा। ओके, फिर अपने S8 पढ़ रहे थे, S8 में दो पढ़े थे, मोनोक्लिनिक नहीं एल्फा ऑर्थो और ऑक्टाहेड्रल, मोनो बिटिया, मोनोक्लिनिक बीटा प्रिज्मेटिक। ओके, फिर इसके बाद अपने पढ़े थे इसका स्ट्रक्चर कैसा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, S8 होता है वो क्राउन शेप दोनों में सेम होता है। इनकी सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेम होती है, इंट इनकी सबकी सेम होती है, बट 3D में जो अरेंजमेंट होता है वो इनके नाम से ही है, ये रोम्बिक है, ये कैसा है, मोनोक्लिनिक है। ओके, फिर इसके बाद में पढ़ी थी इसकी विलेयता, पानी के अंदर दोनों पानी में विलय नहीं है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, तो वो पानी में विलय नहीं होंगे, पानी में तो आयनिक वाले होते हैं। ठीक है, CH2 तो CH2 में विलय हो जाएंगे, क्योंकि CH2 भी क्या है, नॉन पोलर है, कोवेलेंट बॉन्ड वाले नॉन पोलर में विलय हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है इनकी डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, घनत्व की। ठीक है ना, ओके, घनत्व की बात आती है तो ये ठूस ठूस के भरा गया अल्फा वाला रोम्बो है, वो लात मार रहा है, तो इसकी वजह से इसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका क्या हो गया, कम हो गया। फिर बात आती है इनका मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसका कितना 112, इसका कितना 120 है, जल्दी से दूर दूर हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर की बात आती है, तो 95 पे अल्फा 6 में बदल जाता है बीटा पे, 95.6 पे बीटा पे। फिर टेम्परेचर का ये आता है, इसमें बीटा पे बदल गया, 120 पे ये लिक्विड में बदल गया। अब डेंसिटी अब क्या होने लगी, 130 से 200 के बीच में वो क्राउन शेप थी, वो टूट करके डब्ल्यू टूट करके क्या होने लग गया, सीधा सीधे तार होंगे, वो पास पास आएंगे, गतिशीलता इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए घन श्यानता क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अब और भी टेम्परेचर दोगे तो ये जो सीधे वायर थे वो भी टूटने लग गए, तो गतिशीलता क्या हो जाएगी, वापस बढ़ जाएगी, इसलिए श्यानता क्या हो जाएगी, कम। इतनी बात ध्यान होनी चाहिए। ऑक्सीजन की बात आती है, ये भी आपस में एलोट्रोप होते हैं, O2 और O3 भी आपस में एलोट्रोप होते हैं, अप्रूप होते हैं आपस में। क्यों, क्योंकि इसमें भी कौन है, ऑक्सीजन है, और इसमें भी कौन है भाई, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ओके, बस स्ट्रक्चर इनकी डिफरेंट है, इसलिए ये भी अप्रूप है। ठीक है, एलिमेंट दोनों में सेम है, डिजाइन अलग अलग है, इसलिए ये भी अप्रूप है। ओके, सबको मालूम है कि आपको डायमेंटी पैरामिनिटी चेक करना है, तो ओड बॉस देख लीजिए, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, बट बोस के अंदर B2 तो ये नहीं है, लेकिन O2 है, O2 होने की वजह से क्या हो गया, ये पैरामिनिटिक हो गया। ये तो अपनी ट्रिक होगी, वरना अपन देखते हैं कि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में, इसकी वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये बात मैंने अभी भी आज भी बताई, वापस बता दिया, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। O3 में टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लीजिए भाई, ओड है क्या, 24 इलेक्ट्रॉन, ओड भी नहीं है, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं है, नहीं ये B2 है, नहीं ये O2 है, नहीं ये S2 है, ओड बॉस नहीं है, ओड बॉस नहीं है तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। याद रहेगा आपको। फिर बात आती है कि गैस का कलर कैसा होता है, इसका कलरलेस, O2 ले रहे हैं अभी, कैसा इसका कलर है, कोई कलर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, कलर लेस गैस होती है। ओके, इसके बारे में बात कर लेंगे। फिर बात आती है फ्लेमेबल होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, ये फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल एक ही बात होती है। पहली बात तो ये, इसको बोलते हैं ज्वलनशील, तो O2 ज्वलनशील है या नहीं है। ठीक है, लगता नहीं है कि ज्वलनशील होगी, लेकिन ध्यान रखना O2 ज्वलनशील होती है। बहुत ही अजीब सी बात है, क्योंकि अपने अक्सर ऐसा देखते नहीं है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना O2 कैसी होती है, ज्वलनशील होती है। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं O2 खुद भी जलती है, और दूसरी चीजों को जलाने में सहायक होती है ना, O2 की प्रेजेंस में सारी चीजें जलती है। ठीक है, तो O2 खुद भी जलती है एंड दूसरों को भी बेवफा है, दूसरों को भी जलाती है। तो ओजोन की बात आती है, ओजोन की जो गैस होती है वो तो पेल ब्लू होती है, लेकिन जैसे जैसे और पास में आती जाएगी तो लिक्विड में बदलेगी, और ज्यादा पास में आ गई तो सॉलिड में बदल जाएगी, पास पास होते तो सॉलिड होता है, और साथ में डार्कनेस भी इसकी बढ़ती चली जाती है।
तो सबसे पहले कैसे होती है, पेल ब्लू कैसे होती है, लिक्विड बनेगी तब कैसे हो जाएगी, डार्क ब्लू हो जाएगी, और ये कैसे हो जाएगी, वॉयलेट ब्लैक हो जाएगी कब, सॉलिड में। ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान रख लोगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ऑक्सीजन दूसरे क्या करती है, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या करती है, रिडक्शन। O2 होती है खुद ऑक्सीजन -2 में चली जाती है, तो 0 से -2 में जाने को बोलते हैं रिडक्शन। खुद का रिडक्शन नहीं करती है बट दूसरे का ऑक्सीडेशन करती है, इसलिए क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है, इसलिए क्या कहलाती है, ऑक्सी कारक कहलाती है। ओजोन भी बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। अब देखते हैं कि ज्यादा अच्छी कौन होती है। देखिए इस बात को, ये 2O3 से 3O2 में बदल दो इसको, या इसको बदल सकते हो O3 से O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देती है। बताइए नेसेंट ऑक्सीजन होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ रही है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन बहुत अच्छे से करेगी, तो ज्यादा अच्छी रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है कौन, ओजोन। ध्यान देना किस वजह से, नवजात ऑक्सीजन वजह की देने की वजह से। ये बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ओजोन ज्यादा अच्छी ऑक्सीजन एजेंट होती है, ठीक है ना। ओके, ये हो गया। ऑक्सीजन फैमिली में सारे के सारे मेंबर क्या करते हैं, एलोट्रोपी शो करते हैं। कार्बन फैमिली में कौन नहीं करता है, लेड नहीं करता है कार्बन, कार्बन फैमिली में लेड, लेड एलोट्रोपी बोले तो अपरूपता, अपरूपता शो नहीं करता है। जैसे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, तो अब ये मतलब वैसे नहीं दिया लेकिन पीडीएफ तो दिया ना मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, कोई बोले कहाँ दिए, ठीक है ना। तो आपको पीडीएफ तो दिया है, ओके। तो उस पीडीएफ के थ्रू आप उसमें ये चीजें, ये मैंने जैसे अलग अलग चीजें लिखी है पिछले साल के नोट्स में, वहां पे उस बच्चे के नोट्स से किसी के उसने अच्छा लिख रखा था, उसमें छोटी मोटी आपको मिस्टेक नजर आई जो मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको सही भी कर लेना आप, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको अंधे की तरह उसको देखते जा रहे हैं आप, ठीक है ना। ये भी आपको देखना है कि सर ने क्या थोड़ा बहुत इधर उधर करवाया, तो वो आपको देख लेना है, ठीक है ना। वैसे डिटो सेम ही है, ठीक है, ओके। लेकिन ये जैसे ये लाइन मैंने उस वहां पे नहीं लिखी है, लेकिन इस बार लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ओके। तो आपको ये लाइन लिख लेनी है वहां पे। और कार्बन फैमिली लेड शो नहीं करता, ये बात मैंने वहां पे सबसे लास्ट में लिखी है, ठीक है ना, ओके। नाइट्रोजन फैमिली में खुद नाइट्रोजन एलोट्रोपी शो नहीं करता, और ऑक्सीजन फैमिली में सभी करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली में सभी करते हैं, ठीक है ना, ऑल बोले तो सभी। कुछ हिंदी भी लिखनी हो तो ये हिंदी में कुछ थोड़ा बहुत लिख लेना, बाकी सेम ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आती आपको। बोरोन की बात आती है, बोरोन होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसका जो दो फॉर्म होती है बस, एक तो होती है क्रिस्टलाइन और एक होती है कौन सी, एमोर्फस, मतलब बोले तो पाउडर फॉर्म। कैसी होती है, पाउडर फॉर्म होती है, ओके। तो मुझे बताइए रिएक्टिव ज्यादा कौन होता है, क्रिस्टल या पाउडर। कभी छोटे बच्चे को दवाई देते हुए देखा होगा, देखा होगा, ओके, ठीक है। वरना 10-15 साल बाद देख लोगे, और 10 एक साल बाद तो देख लेना, ठीक है ना, ओके। तो यहां से देखने इस बात को, तो दवाई दी जाती है वो कूट कूट के दी जाती है। अरे मतलब ऐसे नहीं थप्पड़ मार मार के, कूट कूट करके, वो नहीं बोल रहा, दवाई को कूट कूट करके दी जाती है। हाँ, ज्यादा नहीं ले तो उनको भी कूटना पड़ जाता है ठीक है ना, ओके। ध्यान से देखना, मेरी माँ तो मेरे को बहुत पीटती थी, ठीक है, ओके। हाँ, मैं दवाई दुई ये लेता ही नहीं था मैं, ठीक है ना, इसलिए मेरी माँ पहले कूटती थी, फिर दवाई को कूटती थी, फिर मेरे को देती थी ठीक है ना, ओके। ध्यान से देखने इस बात को, ओके। तो उसमें दी जाती है दवाई, इसलिए कूट के दी जाती है केवल ध्यान से देखना ये नहीं कि वो लेता नहीं है, बात ये है कि दवाई को कूट के इसलिए दिया जाता है या पानी में घोल के दिया जाता है ताकि उसके पार्टिकल अलग अलग हो जाए, और अलग अलग पार्टिकल होने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से बायोलॉजी के अंदर आपको क्या बोलते हैं इनको, अरे यार, मतलब कई बार दिमाग से ऐसे शब्द ऐसे निकलते हैं पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक में आप पढ़ते हो, ठीक है ना, ओके। तो कैटलिस्ट के अंदर आप पढ़ते हो, तो उसमें कैटलिस्ट में क्या होती है, फ्री वैलेंसी ज्यादा रहती है, तो अब ज्यादा रिएक्टिव होता है वो। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, तालेजाबी क्रिया वगैरह आपको समझाई जाती है, ठीक है ना, ओके। तो उसमें फ्री वैलेंसी ज्यादा रहती है, तो वो ज्यादा अच्छे बॉन्ड बनाता है। तो उसी हिसाब से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया कब ज्यादा होगा, जब छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि बच्चे के पेट में तुरंत जाएगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा, तो जल्दी दवाई असर करेगी। पेट दर्द हो रहा है तो यदि वो रो रहा है तो जल्दी से 2 मिनट में दवाई असर कर जाएगी, वरना यदि 15 मिनट बाद असर करेगी तो पहले जाकर के पेट में घुलेगी, घुलने के बाद क्या होगी, वो हर एक पार्टिकल उसका एक्टिव हो पाएगा, और फिर वो पेट में जाकर के असर करेगी। 15 मिनट वो और रोएगा, तो अच्छा है कि 15 मिनट ज्यादा न रोए, इसलिए आप उसको कूट कूट के दे दो ठीक है, होगी, ठीक है ना, ओके।
यहाँ पे ध्यान देना, तो एमोरिफस होता है, पाउडर फॉर्म होता है, वो क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। याद रहेगा? अब भी ना याद रहे तो नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना? ओके, तो ये अपने सारे एलोट्रोप पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं अक्रियुगम प्रभाव। ठीक है ना? चलो जी, ढंग से जल्दी से देखना, इसको कंप्लीट करके जाना है। ठीक है ना? ओके, काफी करवाना, क्वेश्चन कराना हो तो क्वेश्चन कराने के लिए तो बहुत सिंपल होता है। ओके, ध्यान से देखना इसका, ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है, शायद आया था आपके ना? ठीक है ना? ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ये जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। मुझे बताइए कि अपने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन फैमिली में? कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन फैमिली में? 4। बोरॉन फैमिली में 3। ये रे 2 और 1 3। इसमें कितने? 4। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 6। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है। ये बात मैंने कराई है, ऑक्सीडाइड में करवाया है। मैक्सिमम संयोजकता कितनी होगी, सॉरी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ये करवाया है। संयोजकता नहीं बोलना, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोलना है। मैक्सिमम कितनी होगी, जितनी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। देखना कि अपने पी ब्लॉक और एस ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, बोरोन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ठीक है ना, जितने उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने? 3। कार्बन फैमिली कितनी होगी मैक्सिमम, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। इसमें कितने? 5। इसमें कितने? 6। ये इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। मिनिमम कितनी होती है? मैक्सिमम -8। सही है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम कितनी होगी? 6। मिनिमम कितनी होगी? मैक्सिमम -8 या वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। तो मैक्सिमम कितनी है? 6। 6 -8 कितनी बेटा? -2। यानी कि मिनिमम कितनी होती है? -2 होती है। कितनी होती है? -2। करवाया ये मैंने? ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी कितनी? 6। अब बात आती है, मिनिमम नहीं बोल रहा मैं, मिनिमम नहीं बोल रहा, लोएस्ट बोल रहा हूं, मतलब 2 कम में बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? 2 कम। तो इनकी लो कितनी होती है? इनसे कम। इनसे कम कितनी? 2 कम कर दो, कितना हो गया? 1। इससे 2 कम 2, इससे 2 कम 3, इससे 2 कम 4। ओके, तो नीचे नीचे के एलिमेंट है, इन सभी फैमिली में नीचे नीचे के एलिमेंट है वो 2 कम में स्टेबल होते हैं। किसमें? मतलब कुल मिलाकर के एलओएस में लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल है, एलओएस में स्टेबल नीचे वाले। ओके, और ऊपर वाले इसकी एचओएस में स्टेबल है। किसमें रहते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल रहते हैं। मतलब थेलियम है, बोरॉन फैमिली की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हायर वाली, सभी की हायर वाली जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सभी फैमिली की। तो बोरॉन फैमिली की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भाई? अरे कितनी है? ये वाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर वाली, 2 और 1 3। याद रहेगा? पूछूंगा बीच में खड़े होकर के इसी से भी। ठीक है ना? तो सब ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ से इस बार क्वेश्चन आया था 2023 में, यहीं से क्वेश्चन आया था। ठीक है ना? बता दूंगा कौन सा आया। यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को कि इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। लेकिन नीचे नीचे के 2 कम में स्टेबल रहते हैं। 3 से 2 कम कितना होता है? +1। तो ये किस में स्टेबल होता है? +1 में स्टेबल। ये कितने में स्टेबल है? इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4 है। लोएस्ट वाला कितना आएगा? 2 कम का आएगा। नीचे नीचे के 2 कम में स्टेबल रहते हैं। तो 4 से 2 कम कितना? 2। तो ये Pb+2 ज्यादा स्टेबल होगा किसी Pb+4 से। बिस्मिथ के बारे में आगे क्या लिखूं मुझे बताइए? बिस्मिथ की +3 स्टेबल होगी किससे? +5 से। ठीक है ना? ओके सर, इसकी जनरल ऑक्सीजन स्टेट होती है +5, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 है। ये इसकी हायर है। ओके, नीचे नीचे का एलिमेंट होता है वो 2 कम में स्टेबल होता है। मतलब जनरल ऑक्सीजन स्टेट 5 होगी, 5 से 2 कम कितना होता है? 3। 3 में ज्यादा स्टेबल होगी किससे? +5 से। ओके, इसमें इसके नीचे रेडियोएक्टिव आ जाता है, इसलिए टेलुरियम को मानेंगे अपने नीचे का एलिमेंट। ठीक है, तो ये जनरल ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है इसकी? +6 होती है, जबकि +6 से 2 कम कितना हो गया? +4। तो +4 में स्टेबल होगा। अच्छा ये ना हो जाएगा बेटा? ओके, इंडियम बताइए, इंडियम कौन से में स्टेबल होगा? +3 में या +1 में?
ऊपर वाले हायर में स्टेबल होंगे, नीचे वाले लोअर में। लोअर कितनी? 2 कम। ठीक है, ओके। ये इंडियम किसमें +1 की बजाय +3 में स्टेबल होगा। टिन बताइए +2 में स्टेबल होगा या फिर +4 में? ऊपर वाले किस में स्टेबल होंगे बेटा? हायर में। और नीचे वाले किस में? लोअर में। ठीक है ना, ओके। तो ये किस में स्टेबल होंगे? हायर में स्टेबल, ओके। और नीचे वाले किस में? लोअर में। लोअर मत बोल देना, ठीक है ना। किस में स्टेबल होंगे? लोअर में। कितने कम? 2 कम। सही है ना? पीछे सही है? 2 कम करना आता है? पीछे अभी जिसने पीछे गर्दन घुमाई वो खड़ा हो। हाँ सही है ना। तो क्या नाम है तेरा? अमित? अ- अभिषेक? ओके। मुझे आधे नाम से नहीं देते ना, ओके। तो ध्यान से देखने इस बात को। बैठने को बोला ही नहीं अभिषेक, यार क्या ऐसे तो दिल तोड़ने वाली बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखने इस बात को। अभिषेक तेरे क्या समझ में आया यहां से? सर ऊपर वालों में कौन सी स्टेबल? हायर स्टेबल। नीचे वालों में लोअर स्टेबल। कितनी लोअर? 2 कम। इस फैमिली की हायर कितनी होगी बेटा? ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसके? किस कौन सी होती है? जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें? 3। इसमें, इसमें, इसमें। पक्का ना? हो जाएगा, ओके। और ये सभी 2 कम में स्टेबल होंगे। हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को देखो। कॉन्सेप्ट तो इतना सही है बेटा, देखना। कॉन्सेप्ट तो एकदम बिल्कुल छोटा सा है कि ऊपर वाले हायर में स्टेबल, नीचे वाले 2 कम में स्टेबल। इतना सा कॉन्सेप्ट है। दो कम में स्टेबल होंगे नीचे वाले, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, इसलिए अक्सर कहा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट है ना AK-47 जैसा है। कैसे? कि AK-47 की खास बात होती है कि जैसे मैंने उनसे सुना है आर्मी वालों से कि AK-47 जाती है, अंदर जाती है, तब तो ऐसा लगता है कि सुई जितना छेद करके जा रही है। कोई बड़ा घाव नहीं करती है, एकदम चली जाती है। लेकिन जब बाहर निकलती है तो एकदम फाड़ के निकलती है। ये AK-47 की खास बात है ये। ठीक है, वैसे इस कॉन्सेप्ट की खास बात है कि ऊपर वाले हायर में स्टेबल, नीचे वाले 2 कम में स्टेबल। कहानी खत्म। ठीक है, लगता है इतना सा कि इतना सा कॉन्सेप्ट है, बात भी बिल्कुल सही, इतना सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन बनते हैं बहुत खतरनाक लेवल के बनते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो छोटा सा इतू सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन भयंकर भयंकर है। ठीक है, तो यहां से ध्यान देखना। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था, इस बार तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी थी, 4 कंपाउंड दिए हुए थे, तो उसमें +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे? +1 वाले से। बात को समझ गए? इंडियम +3 का क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पे देखना, स्टेबिलिटी देखनी है अपने को, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी देखनी है। टॉप टू बॉटम किसकी स्टेबिलिटी कैसे होती है? ठीक है, कॉन्सेप्ट बाद में समझा दूंगा कि कैसे क्या होगा, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम देखनी है। तो ऊपर वाले कौन सी स्टेबल? हायर में। नीचे वाले लोअर में स्टेबल। ठीक है ना, ओके। तो हायर की स्टेबिलिटी ऊपर है, नीचे क्या हो जाएगी? कम। तो टॉप टू बॉटम हायर की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम। और लोअर की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जैसे देखिए, आपके पास में आ गया BCl3, AlCl3, ओके, GaCl3, InCl3 और TlCl3। +3 की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऊपर वाला। तो +3 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समझ गए? ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल +3 में, क्योंकि हायर में ऊपर वाले ज्यादा स्टेबल और नीचे वाले लोअर में स्टेबल। अब +1 की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, जैसे बोरोन BX, AlX, GX, ठीक है ना, INX, X कोई भी लिख देता हूं मैं, TlX। ये सब किस में है? +1 में। +1 में क्वेश्चन ऐसे आएगा आपसे, तो +1 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वो वाला। ठीक है, तो लोअर की स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। कर लोगे ना? ठीक है, सिमिलरली इनका हो जाएगा। +4 है, +4 14 ग्रुप की क्या है? हायर। मैक्सिमम है ना, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है, तो इसकी हायर कितनी होगी? 4। तो हायर कितनी होगी? 4 होगी। या इस नंबर से भी याद रख सकते हो, इससे भी ट्रिक के तौर पे। ठीक है ना, ओके। ऐसे यहां से सही ना बेटा? ये रहा 16 से 6। ठीक है ना, हायर कितनी होती है? मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर या ग्रुप नंबर के बराबर भी कर सकते हो इसे। ठीक है ना, ये होगी। तो हायर में, ऊपर वाले की हायर में स्टेबल, नीचे वाले की लोअर में स्टेबल। कितना लोअर? 2 कम। पक्का, ओके। तो +4 में ऊपर वाले स्टेबल रहेंगे, नीचे वाले कम स्टेबल। तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी? हायर की स्टेबिलिटी घट जाएगी और लोअर की बढ़ जाएगी।
तो ये अपने पास में कॉन्सेप्ट आ गया। इसको देखते हैं, ध्यान से देखने इस बात को, इसको देखते हैं। फॉर लास्ट एलिमेंट लोअर क्या होती है, स्टेबल, और हायर क्या होती है, कम स्टेबल। अरे समझे? ओके, तो मुझे बताइए थेलियम किस में स्टेबल है, 2 कम में, तो किस में स्टेबल है, +1 में ज्यादा स्टेबल किससे, +3 से। लेड कौन सी फैमिली का, कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली में हायर कितनी होती है, 4, और नीचे वाला 2 कम में स्टेबल, तो लेड 2 कम में स्टेबल +2 में। बिस्मिथ, बिस्मिथ किस में स्टेबल, 2 कम में, तो +5 की बजाय +3 में स्टेबल। कर लोगे भाई? ठीक है। बाकी जितने भी एलिमेंट है नीचे वालों के अलावा, मतलब ऊपर वाले जितने भी है, वो किसमें ज्यादा स्टेबल रहेंगे, हायर में स्टेबल रहेंगे। तो +3 में ज्यादा स्टेबल किसे, +1 से। ये +3 में ज्यादा स्टेबल किसे, +1 में। 10 +4 में ज्यादा स्टेबल किसे, 10 +2 से। फॉस्फोरस +5 में ज्यादा स्टेबल किसे, +3 से। कर लोगे ना? तो सही है। तो सबसे जो अपने पहला क्वेश्चन आता है वो आता है स्टेबिलिटी का, ठीक है, कि कौन कहां पे स्टेबल है। तो ऊपर वाले HOS में, नीचे वाले LOS में। सही है। और कितना LOS, 2 कम हो जाएगा भाई। ठीक है। अब देखिए बेटा, एल्यूमिनियम +1 और गैलियम +1 गिव डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, असमानुपातन। ओके, या फिर क्या बोलते हैं, विश्वानुपातन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में असमानुपातन देते हैं, देता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका ये बोल रहा है कि पानी है, और पानी में कौन से पड़े हैं, एल्यूमिनियम +1 पड़े हैं, खूब सारे एल्यूमिनियम +1 पड़े हैं, खूब सारे एल्यूमिनियम +1 पड़े हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें खूब सारे एल्यूमिनियम +1 पड़े हैं यहाँ पे, और सिर्फ पानी है और कोई नहीं है। ठीक है ना? ओके, और कोई आता तो अलग कहानी होती, लेकिन यहाँ पे पानी है और क्या है, एल्यूमिनियम +1 है। एल्यूमिनियम +1 में ज्यादा स्टेबल या +3 में, किसमें स्टेबल, +3 में स्टेबल है। ओके, वैसे ऊपर वाला है तो हायर में स्टेबल, तो +3 में स्टेबल, +1 में स्टेबल नहीं है। तो एल्यूमिनियम +1 क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। एल्यूमिनियम +1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। किस में जाना चाहता है, +3 में जाना चाहता है, तो 2 दे देगा तो किस में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन देगा तो किसको देगा, अपने जैसे एल्यूमिनियम उन्हीं को देगा, और तो कोई है नहीं। क्या और कोई है एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम में तो सिर्फ एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है, और कोई चीज इन्होंने डाली ही नहीं। ठीक है, तो फिर किसको देगा, एल्यूमिनियम +1 किसको देगा, ठीक है, अपने जैसे दूसरे एल्यूमिनियम को देगा। ओके, अपने जैसे दूसरे एल्यूमिनियम को देगा, तो जो दे देगा उसमें तो क्या आ जाएगा, +3। इसने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो किसमें आ जाएगा, +3 में आ जाएगा। ओके, और 2 ही क्यों देगा, क्योंकि 2 देगा तभी तो +3 में आएगा। ठीक है, ये 2 खाएंगे तो किसमें आ जाएंगे, ये एक ये खा लेगा, एक ये खा लेगा, तो इसने एक खाया तो 0 में, और ये भी इसमें 0 में। मुझे बताओ, इस एक एल्यूमिनियम ने एक एल्यूमिनियम को क्यों नहीं दिया, माइनस आ जाता, मेटल पे माइनस आता नहीं है। सही है ना? क्योंकि एक को ही 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो एक से तो न्यूट्रल हो जाता और एक से माइनस आ जाता। जबकि क्या होता है, मेटल पे नॉर्मली माइनस आता नहीं है, एक आध जगह आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाएगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग में आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? ओके, तो ये बात होगी। तो इसने क्या किया, एक एल्यूमिनियम ने दोनों को क्या किया, एक एक दे दिया, दोनों को एक एक दिया तो 0 आ गया, और खुद किस में चला गया, +3 में चला गया। ये बात समझ गए? मतलब यहाँ पे इनका समानुपात बिगड़ चुका है। पहले तो +1 थे सारे, अब कुछ 0 में आ गए, कुछ +3 में आ गए, इसलिए इसको बोलते हैं असमानुपातन या विषमानुपातन। मतलब अनुपात क्या हो चुका है, विषम टाइप का हो चुका है, इसलिए बोला गया इसको विषमानुपातन। समझ गए? ओके, अब और बात सुनिएगा इसके बारे में। जैसे ये आपकी क्वेश्चन आया भी था, ये वाला। चलो, क्वेश्चन है पहले, विच पेयर ऑफ एलिमेंट इन देयर +3 ऑक्सीडेशन विल बी लिस्ट स्टेबल। मतलब लिस्ट बोले तो कम स्टेबल है, नाइट्रोजन फैमिली दी हुई है पूरी पूरी, और इनकी +3 की स्टेबिलिटी पूछ रहा है। नाइट्रोजन फैमिली की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो कितनी होती है, 5। ऊपर वाले किस में ज्यादा स्टेबल, और नीचे वाले, क्वेश्चन क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, +3 का, तो सबको क्या बना दो, +3। तो +3 में ज्यादा स्टेबल कौन सा, नीचे वाला। सही है ना? तो नीचे वाला ज्यादा स्टेबल, ओके, और ऊपर वाला सबसे कम स्टेबल। तो सबसे कम स्टेबल चारों ऑप्शन में कौन सा, पहला, क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस सबसे कम स्टेबल। +3 में क्या है, सबसे, सही है ना? तो +3 वाले सबसे कम स्टेबल। ओके, समझ आई बात बेटा? ठीक है, ऊपरी ऊपर के होंगे वो अपनी लोअर में सबसे कम स्टेबल होंगे, हायर में ज्यादा स्टेबल होंगे।
तो +3 में सबसे कम स्टेबल है। और यदि +3 में सबसे कम स्टेबल है तो क्या बनना चाहेंगे, हाइयर में जाना चाहेंगे। नाइट्रोजन का हाइयर वाला ऑक्सीजन बोलिए HNO3, उससे कम क्या होता है HNO2। यहाँ पे क्या होता है H3PO4, H3PO3 और H3PO2, +1 +3 +5 +5 +3। तो HNO2 +3 में, नाइट्रोजन अपनी +3 में कम स्टेबल है, किस में स्टेबल है 5 में, तो 5 में जाएगा तो ये 5 में चला गया और ये भी इसमें जाएगा +5 में, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये बीच की ऑक्सीजन स्टेट है, आपको फिजिकल में ऐसा बोलते भी है कि पी ब्लॉक वाले नॉर्मली क्या होते हैं, बीच की ऑक्सीजन स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, इसलिए बीच की ऑक्सीजन स्टेट में तो कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, विस्मानुपातन रिएक्शन दिखाएगा। ये लाइन बोलते रहते हैं, वो लाइन इसी वजह से बोली जाती है, समझ गए। तो ये पी ब्लॉक के अंदर क्या होते हैं कि ऊपर वाले अपनी हाइयर में स्टेबल होते हैं, बीच के ऑक्सीजन स्टेट में स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो क्या दिखाते हैं, विस्मानुपातन अभिक्रिया दिखाते हैं, समझ गए इस बात को, ओके। और विस्मानुपातन दिखाने का मतलब ये होता है कि वहां पे उस जैसे एलिमेंट होंगे, कोई और नहीं आएगा, कोई और आ जाता तो उसको दे देते हैं, ठीक है, लेकिन और कोई आया ही नहीं है, इसलिए HNO2 अपने जैसे HNO2 को दूसरे नाइट्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, खुद किस में चला गया, +5 में चला गया, जिसको दिया वो क्या क्या किस में चला गया, कम में चला गया, ठीक है ना, ओके। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा, साइड वाला क्या बन रहा है वो तो अपने को याद रखना पड़ेगा। HNO2 अपनी विस्मानुपातन अभिक्रिया दिखा करके हमेशा ही क्या बनाता है, HNO3+ NO देता है, H3PO3 वाला क्या देगा, H3PO4 और फॉस्फीन। और ये तो मैंने आपको लाइन लिखाई भी थी, मैंने बताया भी था, क्योंकि HNO2 के साथ कुछ भी कर दो, इसको बर्बाद कर दो, बर्बाद, HNO2 बोलता है कि मुझे बर्बाद होना है, तो बर्बाद करने के लिए क्या क्या करते हैं, आग लगा दो, एसिड डाल दो, फिर पानी में डुबो डुबो के मार दो, ठीक है ना। तो आग लगा दो, एसिड डाल दो और या पानी में डुबो डुबो के मार दो, बर्बाद करना है तो ऐसे ही कर सकते हैं, और तो क्या है। तो HNO2 को तीनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तीनों रिएक्शन में क्या बनेगा, NO+ HNO3। वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना इस बात को, मतलब HNO2 के साथ कुछ भी कर दो, HNO2 के साथ कुछ भी कर दो, मतलब एसिड डाल दो, पानी डाल दो, आग लगा दो, क्या बनेगा, NO+ HNO3, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखने पर, ठीक है ना, ओके, समझिए ना, ओके। तो ये मैंने आपको बात बताई यहाँ पे, तो ये कुछ आपको बातें बताई, फिर अब इसको देखो, क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना सीधे सीधे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अब अपने भी बर्बाद कर देते हैं टाइम को थोड़ा, ठीक है। चलो इसका, ये इसको बोलते हैं अपने इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, या इसको इनर्ट का मतलब होता है एक्रिय, पेयर का मतलब युग्म, इसे बोलते हैं एक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं, इफेक्ट बोले तो प्रभाव, एक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, ऊपर वाले ज्यादा में स्टेबल क्यों, नीचे वाले दो कम में स्टेबल क्यों, इस बात को उन्होंने समझा नहीं है, सिर्फ रटा है, नीचे वाले दो कम में स्टेबल, ऊपर वाले हाइयर में स्टेबल, ये समझे। बट कॉन्सेप्ट तो इतना सा मैंने बताया, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, अभी तो थोड़ी सी क्वेश्चन की कुछ किए नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे होता है ये, जैसे एटीट्यूड लेड है, एटीट्यूड लेड है, इसका कॉन्फिगरेशन तो हमेशा आना चाहिए, मैंने बोला है हर क्लास में कॉन्फिगरेशन मैं जरूर लिखता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखिए कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, पूरी कार्बन फैमिली का क्या होता है, NH2NP2, ये भी आपके क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहां से देखिए इसका ये जनरल कॉन्फिगरेशन है, ओके। कार्बन फैमिली कौन से पीरियड की है, कार्बन कार्बन खुद किसी कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, तो क्या हो जाएगा 2s2 2p2 हो जाएगा। ये जो 82 लेड है वो कौन से पीरियड का है, देख लीजिए 86 रेडोन होता है, 86 रेडोन से 4 कम ही तो होता है 82, 86 रेडोन कौन से की, 6 पीरियड की, 6 से याद है मुझे तो 86 रेडोन, या वरना याद होना चाहिए, ओके। छठे नंबर पे आती है, सबसे पहली क्लास में यही तो करवाया था, ठीक है ना, ओके। पहली क्लास किसको याद है, 82 लेड, छठे नंबर पे आती है, तो 6 पीरियड की होती है 86 रेडोन, तो ये भी कौन सी का 6 पीरियड का, तो क्या हो जाएगा 6s2 6p2 हो जाएगा, मुझे यहां तक जाना है, ठीक है ना, ओके। इससे मुझे एक आइडिया लग गया कि मुझे यहां तक जाना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस हो गया, ये 1s2 हो गया, ये 2s2, ये 2p6 हो गया, ये 3s2 हो गया, ये 3p6 हो गया, इसके बाद कौन आता है भाई 4s2, इसके बाद 3d10 आता है, रहेगा भरेगा बाद में रहेगा अपनों के 3d10, देखिए 3d10 के बाद 4p6 आता है, चौथी गली के चौथी गली में रहेगा, बस भरेगा बाद में, ठीक है ना, ओके। 5s2 अपनी गली में रहेगा, बस भरेगा बाद में, 5s2 के बाद क्या आता है 4d10 आता है, तो 4d10
यहां पे रहेगा रहेगा अपने के साथ में, भरेगा 5s के बाद में। फिर क्या आएगा 5p, 6 आएगा, फिर क्या आएगा 6s, 2 आएगा, फिर क्या आएगा 4f है, 14 आएगा, ओके, और फिर क्या आएगा 5d 10 आएगा, और फिर क्या आएगा 6p 2 आएगा। ये रहा 82 है पूरे गिनलो से, ठीक है ना। ध्यान से देखना इस बात को, ये हो गया। कॉन्फ्लेशन अच्छे से आना चाहिए भाई, हर किसी का आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, पहली क्लास से बोल रहा हूं आपको मैं। अब बताइए मुझे, सिग्मा होता है वो ऑर्डर क्या होता है, एस से कम पी, पी से कम डी, डी से कम एफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से भी किसी ने पूछ सकता है कभी भी, ठीक है ना, कि ऑर्डर क्या है सिग्मा का, परिरक्षण प्रभाव का ऑर्डर क्या है अलग अलग सेल के लिए, सब सेल के लिए, उपकोष के लिए एसपीडीएफ होता है। जब जब मैंने बोला है, वैसे तो आपको मैंने लेंथनाइड संकुचन एक्टिनाइड संकुचन कराया था, आपको बताया है लेंथनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में बताया है, ठीक है। जब जब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका सिग्मा क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन होता है, वो क्या होता है जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस का, ज्यादा। बताइए नजदीक कौन है, 6s या 6p एस। तो जब जब डी के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं और या और एफ के इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, जब जब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे, तो जितना ज्यादा डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उसका सिग्मा कम और जेड इफेक्टिव परीक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है, और प्रभावी नाभिक क्या क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से 6s वाले इलेक्ट्रॉन है, ये 6s वाले इलेक्ट्रॉन है, उनके प्रति आकर्षण और बढ़ गया। अपने ये न्यूक्लियस होगा, ये नाभिक होगा, ये अपने पास में ज्यादा से ज्यादा पास में रखेगा, उनको बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि आकर्षण क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। किसकी वजह से, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। इनका सिग्मा कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो एस के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट रखेगा। कुल मिलाकर के जैसे मुझे एक बात चाहिए, जैसे मान लीजिए कि पीबी किसी को Cl2 बनाना है या फिर पीबी Cl4 बनाना है, ओके, इसमें लेड के कितने इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, 2, इसमें कितने आएंगे 4। ये बोल रहा है कि 6s को तो इसने बांध कर रखा है, जैसे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये पी वाले कितने हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ एनिपेड यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 2। तो यदि एक्साइट होकर के जंप होकर के ये आगे चले गए तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। लेकिन इसने तो इसको बांध लिया, ठीक है ना, एस वाले इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं दे रहा, इसलिए अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो एक्साइट होगा ही नहीं। एक्साइट नहीं होगा तो इसलिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही काम में आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे, एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि बिस्मिथ हो गया, बिस्मिथ में क्या हो जाएगा, 83 होता है बिस्मिथ, तो 6s2 6p3 होगा, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ p वाले 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाएंगे, s वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं, एक्रिय। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, कितने, 2, ओके, तो ये क्या हो गए, एक्रिय हो गए, और 2 को क्या बोलते हैं, युग्म, इसलिए बोलते हैं इसको एक्रिय युग्म प्रभाव। सही है, तो इनका जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, इसलिए एस इलेक्ट्रॉन को ये क्या रखता है, बांध के रखता है, बॉन्ड बनाने नहीं देता, अक्रिय हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय, इसलिए बोलते हैं इसको अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय को इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट, और युग्म को बोलते हैं पेयर, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, या इसको एक चीज और नाम दी जाती है, वो क्या होता है देखना इस बात को, ये कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 6 और 10, 16 और 2 18, ये कितने 18 इलेक्ट्रॉन, ये कोई बॉन्ड बनाने भाग लेते हैं क्या, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं क्या, नहीं लेते, तो ये भी क्या है, अक्रिय। ओके, और इनके साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं, अक्रिय। इसको इसलिए जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं ना, जो 2 कम में स्टेबल होते हैं, उनको बोलते हैं 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बोले तो प्रजातियां। कहां पे पढ़ाया था, पढ़ाया तो केमिकल बॉन्डिंग में है, कहां पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग में, मेरा दिल जब चुकना चूर हो जाता है जब मैं इतना अच्छा पढ़ा के जाता हूँ और फिर उसके बाद बच्चे ये नहीं बताते कि कहाँ पढ़ाया, ये नहीं बता पाते, तो इतनी बुरी बात होती है। 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रजातियां कहाँ पे पढ़ाई थी, 18 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रजातियों के बारे में, एक्टिव प्रभाव के बारे में ये मैंने नॉलेज दिया था, ये पढ़ दिया था फजान रूल के अंदर। फजान रूल में बताया था 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जो जेड इफेक्टिव होता है वो होता है 18 प्लस 2 वालों का, 18 प्लस 2 वालों से ज्यादा होता है 18 इलेक्ट्रॉन का, एस से ज्यादा पी ब्लॉक वालों, पी ब्लॉक से ज्यादा डी ब्लॉक वालों का 5 पढ़ाया था। 5 में सबसे पहला रूल बताया था प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस, दूसरा रूल बताया था एस से ज्यादा पी वालों का, पी वालों से ज्यादा डी वालों का। ओके, फिर इसके बाद बताया डी ब्लॉक में 3D ज्यादा 4D और 4D ज्यादा 5D वालों को, ये रूल बताया था, 3 रूल ही तो बताए थे, ठीक है ना, जिसमें बीच वाले को समझाया था यहाँ से। पढ़ते नहीं हो, ध्यान रखना, घर जाकर रिविजन नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है ना, प्रोसेस नहीं लगाओगे तो कुछ नहीं बढ़ने वाला, और जिंदगी में एक एक दौर आएगा जब लगाना पड़ेगा प्रोसेस, इन वक्त पे लगाने के तो मजा अलग होते हैं।
ठीक है ना, ओके। वरना ऐसी निकल जाएगी, सबकी निकली है, सबकी निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छी जिंदगी जीनी है आपको, अच्छे से रहना है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें जिंदगी दी है, सिर्फ खूबसूरती से जी के जाना है, मजा आ जाए जीने का, खुश हो, आत्मा एकदम तृप्त हो जाए, उसका मतलब एक ही होता है, काम करते जाओ और खुद स्वस्थ रहो, बाकी जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना एक बात, ठीक है। तो ये चीज किया करो, जिंदगी में जितना जल्दी ढाल लोगे उतना ही अच्छा है। तो प्रोसेस से काम करने का मतलब ही अलग होता है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी से काम हो जाता है, ठीक है ना। आपको महसूस होकर के चीजें करनी चाहिए आपको, ठीक है ना। और टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जितना हो उतना ठीक है, तुम तुम्हारे हिस्से का धर्म निभा दो, बाकी भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नंबर 10 आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए, चाहे 200 आए, चाहे 720 आए, सीधी सी कहानी है, ठीक है ना। आए, मैंने कभी किसी से आपको नंबर के बेस के ऊपर मैंने कभी किसी बच्चे को जज नहीं किया कभी, ठीक है ना। मैंने जज किया है तो सिर्फ ध्यान देने के नाम, ठीक है, नहीं ध्यान दे यार, ध्यान ही सब कुछ, ठीक है ना। सीधी सी बात है, ध्यान दिया करो, रिवीजन रिवीजन किया करो भाई, काम की चीजें, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ कि डेली का डेली कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। देखिए भाई, जब पी ब्लॉक में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, किंतु परिरक्षण प्रभाव पर्याप्त नहीं बढ़ता है, इसलिए नीचे वाले तत्वों में एनएस इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, बंद बनाते समय एक्टिव रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अक्रिय गुण प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना, ओके। यह मुख्य 13 से 16 ग्रुप में लागू होता है, ठीक है। इनर्ट पर इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या होता है, बढ़ता है, नीचे आने, देखो देखो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब नीचे जाएंगे तभी तो आएंगे, नीचे जाते हैं तभी तो आते हैं, तो डी और एफ के इलेक्ट्रॉन जब जब आएंगे तब जब क्या लग जाएगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सिग्मा कम जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो एस के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे, इसी क्या बोलते हैं, एक्रियुगम प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना, ओके। इनर्ट पेयर इफेक्ट, एक्रियुगम प्रभाव ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है की वजह से किसी भी वर्ग के लास्ट एलिमेंट अपनी निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होते हैं, स्थायी रहते हैं, कितने निम्न, 2 से निम्न, कितने से निम्न, 2 से कम होती है, 2 से कम में क्या रहते हैं, स्थायी रहते हैं, इसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो इसको भी मैंने समझा दिया। इसके बाद स्टेबिलिटी तो मैंने समझाई दी थी, कौन ज्यादा स्थायी है और कौन कम स्थायी है, ये मैंने आपको बता दिया। स्टेबिलिटी, हाइयर की स्टेबिलिटी घटती है, ये बहुत अच्छा फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, दही के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है ये, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले, ये इसका ऑर्डर पूछा गया है, ठीक है ना, ओके। फिर इसके बाद आती है लास्ट एलिमेंट के लिए, ये भी मैंने क्वेश्चन करा दिया, और ये विस्मरण पता नहीं दिखाते हैं, ये भी मैंने करा दिया आपको। ट्रू फॉल्स बताने, ध्यान से देखने इस बात को कि बोरोन प्लस 3 आयन इज हाईली स्टेबल बोल रहा है, ठीक है ना। ये आयन अलग कहानी होती है और अवस्था एक अलग कहानी होती है, ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो एक अलग चीज होती है, और आयन बनाना एक अलग चीज होती है। जैसे आयन तो वो होते हैं जैसे NaCl है, Na प्लस Cl माइनस है, ये बोरोन प्लस 3 आयन, देखने इस बात को। तो ये क्या होता है कि आयन बनाने तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, IP1 IP2 और IP3 देनी पड़ेगी, वो क्या होती है, वेरी वेरी हाई होती है, वेरी वेरी हाई होती है, उसकी वजह से इसका आयन पॉसिबल नहीं होता। तो सर आप हमें ये क्या बताते रहते हो, BF3 प्लस 3, BCl3, इसमें भी प्लस 3, तो याद रखना ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऐसे याद रखना, ठीक है भाई। वो कहते हैं ना, गुस्से में आगे बोलते हैं, दादा ये ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये आयन नहीं है, ये आयन नहीं है। तो BF3 BCl3 के अंदर होता है, वो आयन नहीं होता, वो तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। आयन किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है, किस में होता है, आयनिक बॉन्ड में। क्यों नहीं होता इसका आयन, क्योंकि इसकी IP वगैरह बहुत ज्यादा होती है, याद रहेगा आपको, ठीक है। ये अब बोल रहा है एल्यूमिनियम प्लस 1 हैज ग्रेटर टेंडेंसी, टेंडेंसी बोले तो प्रवृत्ति, ठीक है ना, और ग्रेटर बोले तो ज्यादा, एल्यूमिनियम प्लस 1 की ज्यादा प्रवृत्ति होती है कौन सी रिएक्शन दिखाने में, विषमानुपातन रिएक्शन दिखाने में, ओके, किसकी, एल्यूमिनियम प्लस 1 की, होगी या नहीं होगी, होगी, कैसे मालूम आपको, ये रहा कि एल्यूमिनियम प्लस 1 हो गया, नाइट्रोजन प्लस 3 हो गया, फॉस्फोरस प्लस 3 हो गया, ये सब के सब किस में जाना चाहते हैं, अपनी हाइयर में जाना चाहते हैं, तो हाइयर में जाने के लिए क्या दिखाएंगे, विषमानुपातन अभिक्रिया दिखाएंगे, इसलिए इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, ज्यादा होती है। तो आपने दूसरे क्वेश्चन किस हिसाब के किए, पहले क्वेश्चन स्टेबिलिटी के, दूसरे क्वेश्चन कौन से किए, विषमानुपातन अभिक्रिया वाले, सही ना, विषमानुपातन अभिक्रिया वाले कौन कौन से, एल्यूमिनियम का, नाइट्रोजन का, HNO2 H3PO3 आपने किया ना, याद रखने का ये तो तरीका होता है, ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन किया आपने, पहले स्टेबिलिटी किए, फिर आपने विषमानुपातन की किए। अब आगे देखते हैं, TLI3 कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, ये बोल रहा है कि किसी फॉर्म में एग्जिस्ट
नहीं करता। देखिए कि आप जानते हैं कि ये थेलियम आ रहा है, थेलियम किस में ज्यादा स्टेबल होता है? +1 में। किससे? +3 से। आपको यहाँ पे क्या लग रही है कि थेलियम की यहाँ पे कौन सी है? +3 लग रही है, क्योंकि आयोडीन को आप क्या मानते हो? -1। तो 3 पे कितना? -3। इस पे कितना? +3। लेकिन ये स्टेबल हो सकता है कब? जब थेलियम क्या हो जाए? +1। ये +1 तभी हो सकता है जब तीनों आयोडीन के ऊपर क्या हो जाए? -1। प्रत्येक आयोडीन पे -1 होगा तो तीनों पे -3 हो जाएगा, और इस पे -3 होगा तो ये क्या हो जाएगा? +3। लेकिन यदि इस पे आप +1 स्टेबल तब मान सकते हो जब इस पूरे तीनों पे क्या हो जाए? -1। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि I3 -1 होता है क्या? होता है क्या? बताइए भाई। करवाया है मैंने। कहां पे करवाया है? शेड्यूल रूल में करवाया है। सही है। अब करवा रहा हूं, आगे भी करवाऊंगा। ठीक है ना? हर चीज अब 2-2 3-3 बार आने शुरू हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना? ये एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ये करता है। इसका रीजन बताया था, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ओके, इसका रीजन बताया था, लोन पेयर एंड माइनस का क्या लगता है? रिपल्सन लगता है, जबकि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ये बात मैंने बताई। यदि I3- होता है तो थीलियम +1 हो सकता है, और +1 हो गया तो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया, क्या बोला है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है, जबकि ये बोला है कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कर सकता भाई, किसी न किसी फॉर्म में तो एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए क्या हो गया? फॉल्स। वरना क्या होता? ट्रू। अब ध्यान से देखिए इस बात को। PbO2 लेड कौन सी में है? +4 में। Pb2O3 का क्या मतलब होता है? ध्यान से देखनी है। एक PbO है और एक PbO2 है। इसका मतलब क्या होता है? Pb, एक PbO है, क्या हो गया? Pb3O4। दो PbO हो गया, और एक क्या हो जाएगा? PbO2 हो जाएगा। ध्यान से देखना इस बात को। ये तो PbO2 है तो +4 में है ही है। इसमें एक PbO होगा मतलब ये +2 में होगा, और एक PbO2 होगा मतलब +4 में होगा। ओके, इसमें भी +4 वाला है, और इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 PbO और 1 PbO2। इसमें क्या है? इसमें Pb +4 में है। लेड कौन से में स्टेबल? +4 में या +2 में? किसमें? +2 में। नीचे वाला है, कार्बन फैमिली का सबसे नीचे का है। नीचे का 2 कम में स्टेबल, +2 में स्टेबल, +4 में स्टेबल नहीं है। तो +4 में स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या चला जाएगा? कम में जाना चाहेगा। यदि लेड यहां से आपको इसको गर्म करोगे तो किस में जाना चाहेगा? +4 वाला किस में जाना चाहेगा? +2 में। ये भी +2 में जाएगा, ये भी +2 में जाएगा, और ये भी किस में जाएगा? +2 में जाएगा। तो +4 से 2 में जाने को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? क्या बोलोगे भाई? +4 से 2 में आने को जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसलिए बोल रहा है कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या ये बात सही है? सही है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से पढ़े? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन से? रेड्यूसिंग एजेंट के। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो बस इतु सा है। नीचे वाले 2 कम में स्टेबल, ऊपर वाले अपनी हाइयर में स्टेबल। ऊपर वाले हाइयर में स्टेबल और नीचे वाले 2 कम में स्टेबल। सही है ना? ओके, तो यहां से ध्यान से देखिए इस बात को। हो गए तो लेड अपनी +4 में नहीं स्टेबल होता, किसमें स्टेबल होता है? +2 में स्टेबल होता है। 2 में स्टेबल है, इसलिए इसका क्या हो गया? +4 से +2 में रिडक्शन हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। याद रखिएगा भाई। ठीक है। जो Pb3O4 होता है इसको बोलते हैं रेड लेड, इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में सिंदूर। ठीक है ना? ओके, मैं ऐसे इसको बोलता हूँ कि 3-4 लोग होते हैं, आजकल शादी का टाइम भी ऐसा ही आ गया है। ठीक है ना? वो जैसे गांव वाले तो ऐसे यूज करते हैं कि बोलते हैं कि भगा के लेके चला गया। मैं ऐसे शब्द यूज नहीं करता। ठीक है ना? भगा के क्या, ऐसे क्या, वो मैराथन थोड़ी दौड़ रहे हैं कि भगा के ले गया। ठीक है, लेके तो आराम से जाता है। ठीक है ना? इसलिए न्यूज़पेपर वाले भगा के नहीं बोलते, न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं कि बेला फुसला के लेके चला गया। ठीक है ना? लेकिन प्रेम करने वाले वो ऐसा लोग बोलते हैं कि कैसी लव मैरिज कर ली, ऐसा बोलते हैं। और लव मैरिज करने का तरीका ये होता है कि 3-4 दोस्त इकट्ठे होते हैं। ठीक है, उनकी बारात 3-4 लोगों की बनती है। ठीक है ना? छोटी सी बारात बनती है, बहुत छोटी बारात होती है। ठीक है, 3-4 कितने, 3 और कितने, 4 लोगों की बारात बनती है। ठीक है ना? ओके, और फिर ये 3-4 होते हैं, फिर उसको बोलते हैं 3-4 कि भाई हम 3-4 आए हैं, Pb3O4 इसकी मांग में भर दे। ठीक है ना? ओके, ऐसा होता है ना? ओके, वो एक सोने की अंगूठी होती है, उसके अंदर वो Pb3O4 डाला जाता है। ठीक है ना? ओके, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन। क्या बोलते हैं?
मिलन होता है इसलिए वर्मिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, इंग्लिश में सच में नाम इसका जो रेड रेड सिंदूर का नाम पता है क्या है? वर्मिलियन। वर्मिलियन, वर का मिलन हो रहा है, ठीक है ना। तो Pb3O4 को क्या बोलते हैं? सिंदूर। ये आपको याद होना चाहिए। ये आपकी डीपीपी है ना, उसमें क्यों से नहीं है, मैं यूं ही थोड़ी ऐसे ही बोल रहा हूं ऐसे, ठीक है ना। ओके, अब यहां पे ध्यान से देखना इस बात को। SnCl2 किस में है? +2 में है। किस में स्टेबल होता है? +4 में स्टेबल होता है। तो +4 में जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या कहलाएगा? समझ गए ना। आज इतने कराऊंगा, बाकी अगली क्लास में, ठीक है। जाओ, थक गए ऐसे लग रहा है जैसे। उसने तूने तो पूरी क्लास में नींद ली है, लेकिन मैं आज खुद को एकदम ऐसे बोल के आया था कि मैं आज किसी बच्चे को जगाऊंगा नहीं है, मैं पाप नहीं करूंगा इतना, ठीक है। सोने वालों को मैं आज सोने दूंगा, ठीक है। फिर उनसे पूछूंगा कि आज कितना आनंद आया उनका, आनंद आया, ठीक है। मैं जब जब ऐसे देख रहा था तो ये ऐसे कर रहा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें नींद मुबारक हो ठीक है। नमस्कार भाई।